दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। डेली करंट अफेयर्स के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 5 फरवरी 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन होगा। दोस्तों पहली बार अगर आप इस सीरीज से जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सीरीज बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। अगर आप एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहां से आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो, तो डेली बेसिस पर इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा। निश्चित तौर पर यहां से आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और जो भी क्लासेस आपके छूटे हुए हैं उसे भी देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से तैयार कर पाएं, क्योंकि ये सीरीज जो है ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर ही केंद्रित है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था, बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है, जिसे 1994 में केंद्र सरकार द्वारा टाइगर संरक्षण के लिए, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, जो 1973 में शुरू हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, तो यहां पर स्थापित किया गया था या फिर घोषित किया गया था। सवाल जो आपसे पूछा गया, ऐसे तो इसका राइट आंसर होगा बिहार के सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पश्चिमी चंपारण है, और यही इसका राइट आंसर है। अब आप बोलेंगे कि सर ये सवाल आप यहां पर क्यों पूछे थे पिछले क्लास में, तो आपको मैंने जानकारी दिया था इसी सीरीज में कि अभी हाल ही में एक न्यूज बहुत ज्यादा खबरों में है। अगर हम बात करें घड़ियाल की, तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक घड़ियाल भारत में चंबल नदी में पाया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जो पश्चिमी चंपारण में वीटीआर है, यानी कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, अब यहां पर गंडक नदी बहती है, तो गंडक नदी में दूसरा सबसे अधिक घड़ियालों की संख्या पाया गया है या फिर पाया जाता है। तो रिपोर्ट में ये तमाम चीजों का खुलासा जो हुआ था, वो चीजें हमने पिछले क्लास में आपको बतलाया है। तो क्लासेस को रेगुलर देखिए, समय निर्धारित कीजिए और प्रत्येक दिन फॉलो कीजिए। तो यहां पर उसी संदर्भ में बिहार के टाइगर रिजर्व को लेकर यह प्रश्न था। ऐसे यहां पर एक इंपॉर्टेंट डाटा यह भी ध्यान रखिएगा, कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार का प्रस्तावित है। मे भी शायद वहां पर कार्य शुरू भी हो चुका होगा, क्योंकि अभी हाल ही में इसे मंजूरी भी मिल चुका है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान अवश्य रखिएगा। चलिए फिलहाल सेशन की शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार के वित्त मंत्री कौन है, जिन्होंने 2 फरवरी 2026 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदन, जिसमें कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद आते हैं, विधानमंडल के जो 2 सदन है, जिस प्रकार से भारतीय संसद में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, उसी प्रकार से राज्य में अगर देखेंगे तो राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो इसमें आर्थिक समीक्षा 2025-26 या फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। अब एक चीज ये ध्यान रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण का ये 20वां संस्करण है, जो अभी हाल ही में जारी हुआ है 2 फरवरी को। अब ऐसे में जो सवाल हमने पूछा, एक सिंपल सा सवाल है कि बिहार के वित्त मंत्री कौन है जिनके द्वारा यह जारी किया गया, तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विजेंद्र प्रसाद यादव। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां पर जो ये प्रश्न आप देख रहे हैं वाकई में काफी इंपॉर्टेंट है, आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित ये प्रश्न है। इसी तरह का एक और प्रश्न आइए हम देखते हैं, फिर इसके विश्लेषण पर हम चर्चाएं करेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न यहां पर आपके बीच है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की विकास दर 13.1% रही है, यानी कि बिहार की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। बड़े राज्यों की विकास दर के संदर्भ में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इस प्रश्न का आंसर हम दे उससे पहले आपको यह बतला दें, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहती है कि बिहार का विकास दर 13.1% रहा है, ग्रोथ रेट। राष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे तो 9.8 है, मतलब एवरेज बात करेंगे समूचे भारतवर्ष की, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय औसत से भी बिहार अधिक है। और कितना अधिक है, जब आप इसे यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो 3.3% जो ग्रोथ रेट है बिहार का ऊपर है। लेकिन ऊपर होने के बावजूद भी बिहार सबसे शीर्ष पर नहीं है। ग्रोथ रेट में इस समय तमिलनाडु शीर्ष पर है, तो तमिलनाडु के बाद दूसरा स्थान पर है बिहार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु के बाद दूसरा स्थान पर है बिहार। दोस्तों बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का जो 20वां रिपोर्ट अभी हाल ही में आया है, ये वास्तव में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
अब यहां से संबंधित 35 ऐसे पॉइंट आपके बीच हमने रखा है, आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं। सबसे पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये होता क्या है, तो किसी भी राज्य या फिर देश की आर्थिक स्थिति, विकास दर और नीतियों का वार्षिक विश्लेषण होता है। ये वो दस्तावेज होता है, वो लेखा जोखा होता है जहां पर ये तमाम चीजों का विश्लेषण सरकार करती है, क्या उपलब्धियां हासिल हुई, ये तमाम चीजों को इसमें बतलाया जाता है। शुरुआत बिहार में इसकी कब हुई थी? पहली बार 2006-07 वित्तीय वर्ष में सुशील कुमार मोदी उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा पेश किया गया था। 2025-26 का जो संस्करण है ये 20वां एडिशन है और अभी हाल ही में जो 2 फरवरी को ये पेश किया गया, वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव है। अच्छा, बिहार की विकास दर 13.1% रही है। अगर आप यहां पर देखेंगे, बड़े राज्यों में तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर है। देखिए दूसरा स्थान किसके बाद? तमिलनाडु के बाद। वित्त वर्ष 24-25 में चालू मूल्यों पर बिहार की जीएसडीपी, तो इसमें 13.1%, इसी को ग्रोथ रेट को एक अलग तरीके से लिखा गया है। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट को आप कमजोर नहीं आंक सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय जो बिहार की है औसतन ये बढ़कर 76,490 हो गई है। सबसे अमीर जिला प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से पटना है, 1,31,000 से अधिक प्रति व्यक्ति आय है। और वहीं पर सबसे गरीब जिला है शिवहर, लगभग 18,000 के आसपास यहां पर आपको आय देखने को मिलता है। और कई सारे पॉइंट, ये सभी को आप लोग देखिएगा और यहां पर वीडियो को पॉज करके ये वन लाइनर फॉर्मेट में इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये तमाम चीजें लगभग 35 पॉइंट आप यहां पर देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन सभी को अगर आप विस्तार में देखना चाहते हैं, ये इसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो कल ही आपको प्रोवाइड किया था, कल क्या परसों शाम में ही प्रोवाइड किया था। आप इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। काफी लोग हजारों में इसको देख चुके हैं, तो आप भी इसको देखिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, इसके बारे में मुझे यह बतलाने की जरूरत नहीं है कि यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। हर बार यहां से सवाल बने हैं और तमाम चीजें एकदम कंप्लीट जानकारी वो यहां पर आपको मिल जाएगी। दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद बजट वाला भी हम आपको वीडियो देंगे, फिलहाल इसको देखिए। और अगर आपको पसंद आए तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए, तमाम जो स्टडी मटेरियल होते हैं इससे करंट अफेयर्स के सीरीज के, उसके लिए आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए, बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये एप्लीकेशन का लोगो है। 50,000 से अधिक लोग एप्लीकेशन पे बने हुए हैं, तैयारी को एकदम बेहतर तरीके से संचालित कर रहे हैं। आप लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इसमें आपको हम ये जानकारी दे दें कि जनवरी 2026 जैसे एंड हुआ है, तो जनवरी 2026 वाला जो मंथली संस्करण का जो पीडीएफ है, जो 2022 से लगातार हम आपको देते आ रहे हैं, तो जनवरी समाप्त हो चुका है। जनवरी का पीडीएफ आपको अपडेट कर दिया गया है एप्लीकेशन पे। जो करंट अफेयर्स का ये वाली बैच है, विजेता बैच, इसमें तमाम पीडीएफ नोट्स, करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज, क्विज आदि एकदम स्ट्रक्चर वे में आपको मिलते हैं। कुछ भी आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब यहां पर अगला तीसरा प्रश्न आपके बीच है कि वर्ष 2026 को किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण वर्ष या फिर कृषक कल्याण वर्ष 2026 के रूप में घोषित किया है। देखिए, इस प्रश्न में भी कई सारी अतिरिक्त जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल जो इसका राइट आंसर है यह है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल ही में इसे कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों, वही सारी जानकारी यहां पर लिखा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने, और ध्यान रखिएगा किस वर्ष को, 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में इस वर्ष का उद्देश्य जो घोषित हुआ है, किसानों की आय बढ़ाना, ये मूल उद्देश्य है। और साथ साथ आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना और कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करना, और इसके तहत कृषि के साथ बागवानी, दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब एक प्रश्न यहां पर हम आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया था? कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा, कोई चीटिंग मत कीजिएगा, आंसर कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। फिलहाल यहां पर इस टॉपिक पर आते हैं। 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है और विशेष रूप से जो किसानों की जो आय है उसको बढ़ाना, कृषि तकनीक को एडवांस करना, और इसमें इसके तहत कृषि के साथ बागवानी, दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को भी बढ़ावा देना, ये सारे मतलब यहां पर इसके उद्देश्य में है। और साथ साथ सरकार ने हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने का संकल्प भी लिया है। और यहां पर मध्य प्रदेश में किसानों
को वार्षिक सहायता के रूप में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता भी दी जा रही है। क्योंकि किसानों की बात हो रही है दोस्तों, एक जानकारी हम आपको दे दें, अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में बिहार के कृषि मंत्री कौन है, तो वर्तमान में बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव हैं। कई बार हम आपको बतला चुके हैं। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये आप लोग जानते हैं, भली भांति परिचित हैं इनसे। तो ये तमाम चीजें ध्यान रखें। अब देखिए, कृषि की बात हो रही है तो अभी एक इंपॉर्टेंट डेटा आपके बीच हम रखने जा रहे हैं, उसको देखिएगा। हालांकि यहां पर हमने लिखा भी है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा वर्ष 2026 को महिला कृषकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अच्छा, वो चीजें यहां पर भी आप देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को महिला कृषकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ये यहां पर लिखा गया है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात ये जरूर ध्यान रखें, संयुक्त राष्ट्र जो मूल संस्था है 1945 में अस्तित्व में आया था। अब ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि यहां से प्रश्न बने हैं। 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया, 2024 को किस वर्ष के रूप में, 25 को किस वर्ष, और ये 26 वाला ध्यान रख लीजिएगा। रेंजलैंड जो कि चारागाह भूमि और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2026 को घोषित किया गया है। अब बोलेंगे कि सर संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र ये फिर क्या अलग अलग है क्या? हाँ, बिल्कुल अलग है। संयुक्त राष्ट्र के दोस्तों 6 प्रमुख अंग हैं और यहां पर देखिए हमने लिखा भी है, उसी में से एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा। और ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से सबसे बड़ा है, आप बोल सकते हैं ये सबसे बड़ा बेटा है संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो ये चीजें ध्यान रखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये तो वर्ष घोषित किया गया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2026 को महिला कृषकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। क्लियर है? इतनी बातें यहां पर ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए, 77वें गणतंत्र दिवस की झांकियों पर आधारित यह प्रश्न है। राजपथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर निकाली गई झांकियों में प्रथम पुरस्कार किस राज्य की झांकी को प्रदान किया गया? ऐसे इस प्रश्न का आंसर जो है यह है महाराष्ट्र। लेकिन इस प्रश्न में एक चीज और ध्यान रखिएगा, राजपथ यानी कि किंग्स वे, अब जो है इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसे कहा जाता है कर्तव्य पथ। तो यहां पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ये हो जाएगा कर्तव्य पथ। तो दोस्तों इसमें जो झांकी निकाली गई है, महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। अब इन चीजों की जानकारी आप यहां पर देख रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि 77वां गणतंत्र दिवस हम लोग सेलिब्रेट किया है। इस अवसर पर कर्तव्य पथ पर देखिए, यहां पर हमने कर्तव्य पथ ही लिखा है। तो 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 13 मंत्रालयों के कुल मिला के 30 झांकी यहां पर निकाली गई। अब सारी झांकी को लेकर तो यहां पर उतना याद नहीं रखा जा सकता, लेकिन शीर्ष झांकियों में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की झांकी जो गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक इस थीम पर आधारित था, प्रथम स्थान पर रहा। जम्मू कश्मीर की झांकी जो जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प एवं लोक नृत्य पर आधारित था, यानी इस थीम पर यह द्वितीय स्थान पर रहा। तीसरा जो झांकी रहा वो केरल का वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल, इस थीम के साथ मतलब यहां पर इसको तीसरा स्थान मिलता है। सर्वश्रेष्ठ झांकियों में अन्य पुरस्कारों में आप देखेंगे कि यहां पर जैसे कि केंद्रीय मंत्रालय या फिर विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी जो मतलब इसमें चुना गया वो संस्कृति मंत्रालय की झांकी जो कि वंदे मातरम राष्ट्र की अंतरात्मा की पुकार इस थीम पर आधारित थे। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का जो पुरस्कार मिला वो भारतीय नौसेना को मिला। और उसके अतिरिक्त सीपीएफ या फिर अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार दिल्ली पुलिस को मिला। और पॉपुलर चॉइस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार गुजरात को मिला। और ये गुजरात की झांकी को लगातार चौथी बार है जब पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में यह पुरस्कार मिला है। और जो गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक जो इस थीम की हम बात कर रहे थे, महाराष्ट्र की झांकी को आप यहां पर देख रहे हैं। अच्छा, फुल जो इमेज है वो आप यहां पर देख रहे हैं, यही थीम पर यह आधारित थी। अब यहां पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये तो हमने कर्तव्य पथ की बात किया, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि गांधी मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितनी झांकी निकाली गई थी, तो 12 झांकी निकाली गई थी। देखिए यहां पर हमने लिखा भी है और सभी का थीम भी यहां पर हमने मेंशन किया है। तो प्रथम 3 विभाग की झांकी को आप यहां पर देख रहे हैं और नोट कीजिएगा तीनों को, परिवहन विभाग, कृषि विभाग और ऊर्जा विभाग, ऐसे थीम आपको ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन दोस्तों तीसरे नंबर पर यह जरा ध्यान डालिएगा, कजरा सोलर परियोजना या फिर सोलर प्रोजेक्ट,
ये बिहार के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट में से एक है। अगर सवाल यहां से बनता है ये कहां पर है, किस जिले में है, तो लखीसराय याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता दिवस जो पिछले साल 79वां स्वतंत्रता दिवस था, इसको लेकर भी हमने यहां पर जानकारी आपके बीच रखा है, इसको देख लीजिए। चलिए हम सीधे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मासिक धर्म स्वास्थ्य यानी कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि किस आर्टिकल के तहत जीवन और गरिमा के लिए मौलिक अधिकार का हिस्सा है? ये सवाल अभी हाल ही में बहुत ज्यादा मतलब खबरों में है, मतलब ये जो जानकारी निकल कर आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये खबरों में है, तो इसी को एक सवाल के रूप में आपके बीच हमने रखा है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अब इसको समझेगा, ऐसे शॉर्ट में ही जानकारी आपके बीच है कि एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी यह स्पष्ट किया है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य यानी कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। अब एक सवाल यहां पर आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि प्रदत्त जीवन वास्तव में है क्या? मतलब प्रदत्त का तो अर्थ होता दिया हुआ, तो प्रकृति, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, सो उनके द्वारा दिया गया एक जीवन का ये अभिन्न एक प्रकार से अंग है, अधिकार है। तो इसी को लेकर यहां पर इसे मतलब ये सारी बातें निकल कर आई है, सामने आई है। अब इसमें एक और अपडेट है कि न्यायालय ने यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश भी दिया है कि अगले 3 माह की अवधि में प्रत्येक सरकारी और निजी विद्यालय में छात्राओं के लिए विशेष रूप से निःशुल्क सैनिटरी पैड और अलग स्वच्छ शौचालय, पर्याप्त जल आपूर्ति तथा सैनिटरी कचरे के सुरक्षित निस्तारण के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करे। और ये जानकारी अभी हाल ही में आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब सवाल यहाँ, ये तो चीजें आप ध्यान रखिए ही रखिए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत, इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाई दूसरी ओर अगर हम पटना उच्च न्यायालय की बात करें तो संगम कुमार साहू पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वर्तमान में संगम कुमार साहू, जो आप यहां पर इन्हें देख भी रहे हैं, पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने। उन्होंने पवन कुमार भीमप्पा बजंत्री का स्थान लिया। ऐसे पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी और ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों अब यहां पर एक जानकारी हम आपको ये दे दें, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भारत की सबसे पुरानी जो उच्च न्यायालय है यानी कि हाईकोर्ट है वो कौन सा है, तो ये वाले पॉइंट को देखिएगा। भारत का पहला और सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। वर्तमान में से कोलकाता उच्च न्यायालय कहा जाता है। अच्छा, कोलकाता नाम जो अभी प्रचलित है, पहले कलकत्ता कहा जाता था, उससे पहले कालिकाता, और भी कई प्रकार के नाम समय के अनुरूप ये बदले हैं, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। यहां पर इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1862 को और ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ये खास करके अस्तित्व में आया था। और इसी अधिनियम, जो अधिनियम 1861 की हम बात कर रहे हैं, इसी के तहत बॉम्बे और मद्रास में भी उच्च न्यायालय बना था। मतलब यहां पर अगर सबसे पुराना बात करेंगे तो डेट वाइज सबसे पुराना हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्लियर है? इतनी बातें ध्यान आप लोग रखिए। चलिए उसके बाद आ जाइए अगले प्रश्न पे। 22 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 2026 तक आयोजित 49वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2026 में किस देश को फोकस देश यानी कि थीम कंट्री के रूप में चुना गया है? इसका राइट जो आंसर है यह अर्जेंटीना। इसका उद्घाटन बांग्लादेश कहते हैं पश्चिम बंगाल के, सॉरी माफ कीजिएगा, बांग्लादेश नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की जो प्रधान नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा किया गया। कोलकाता में ये 49वां संस्करण है। थीम कंट्री यहाँ पर अर्जेंटीना, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों पुस्तक मेले के बारे में से तो कई सारी जानकारी हम आपको बराबर देते रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से किसी भी पुस्तक मेले को लेकर वो डेट इंपॉर्टेंट होता है और कहां पर आयोजित हो रहा है, और उससे संबंधित कुछ 2-4 पॉइंट और है। जैसे कि यहां पर इस पॉइंट में ये प्रश्न में था थीम कंट्री, तो अर्जेंटीना है, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए ये तमाम चीजें याद आपको रखनी पड़ेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में किस स्थान पर पहुंचकर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है, यानी कि काफी इसमें सुधार हुआ है। तो भारत जो है अपना ये अब 38वें स्थान पर है। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए इस इंडेक्स में आपको ये ध्यान रखना है कि 2025 में
जो भी हाल ही में जारी हुआ है, तो वर्ष 2019 में जहां 66वें स्थान पर था, 2025 में ये 38वें स्थान पर पहुंच गया है, जो देश की बढ़ती अनुसंधान तकनीक और स्टार्टअप क्षमता को दर्शाता है। दोस्तों, आपको ये बतला दें कि निर्मला सीतारमन के द्वारा संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इनोवेशन इकोसिस्टम ने पिछले कुछ वर्षों में मजबूत और स्थिर प्रगति दर्ज की है, और इसी का परिणाम है कि 66वें स्थान से अभी जो रिपोर्ट आई है इसमें 38वें स्थान पर भारत पहुंच चुका है। और आर्थिक सर्वेक्षण, जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है, इसको लेकर यहां पर जानकारी है। ऐसे अगर आप लोग बोलेंगे कि सर इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो लाइए, तो वो हम आपको जरूर मतलब यहां पर लाएंगे आपके बीच, ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से देखें समझें। जिस प्रकार से बिहार वाला हमने लाया है, और बिहार वाले आर्थिक सर्वेक्षण का जो वीडियो है वो ये वाला है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल यहां पर एक प्रश्न और है, इसे देखिए। ये प्रश्न आपके बीच है कि आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26-27 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है। देखिएगा, यहां पर 25-26 के आर्थिक सर्वेक्षण में, यानी कि इस इकोनॉमिक सर्वे में 26-27 वित्त वर्ष को लेकर पूछा गया है। तो ऐसे में इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.8% से लेकर 7.2% तक रहने का आकलन है। और दोस्तों, इस तरह के पैटर्न वाले सवाल में हमको ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये तमाम चीजें ध्यान आप लोग रखिएगा विशेष रूप से। अब यहां पर देखिए उसी चीज का वर्णन है। अभी इसको लेकर अगर हम बात करें, रिपोर्ट में आर्थिक सर्वेक्षण जो 25-26 का है, इसमें भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो बतलाई गई वो 7.4 बतलाई गई है इस वित्त वर्ष के लिए। और यहीं पर सकल मूल्य वर्धन जीवीए, एक इसमें अब ध्यान रखिए 7.3 रहने का अनुमान मतलब आकलन किया गया है। लेकिन अगले वित्त वर्ष 26-27 के लिए जो इसका आकलन है, वो सवाल अभी आपसे पूछा गया था यहां पर। तो इसमें ध्यान रखिएगा 6.8 से लेकर 7.2% तक रहने की संभावना है। अब दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें आर्थिक सर्वेक्षण की, हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ जानकारी आर्थिक सर्वेक्षण की परिभाषा को लेकर दिया था। दोस्तों, सरकार का एक वार्षिक ऐसा रिपोर्ट है जिसे कि केंद्रीय बजट से पहले, आमतौर पर केंद्रीय बजट से पहले यह प्रस्तुत किया जाता है हर साल। इसका उद्देश्य भारत की आर्थिक स्थिति तथा भविष्य की संभावनाओं का आकलन करना होता है। एक प्रकार का यह दस्तावेज होता है जहां पर तमाम चीजें विस्तार में लिखी हुई होती है। अब ये समझ चुके आप, लेकिन एक बात और, पहली बार ये 1950-51 में बजट के एक भाग के रूप में, यानी कि आम बजट के एक पार्ट के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इसे अलग से प्रस्तुत 1964 में किया गया। 1964 में इसे एक स्वतंत्र दस्तावेज के रूप में अलग किया गया। और वहीं पर बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार को लेकर भी हमने आपको जानकारी दिया था कि वित्त वर्ष 6-7 से इसकी शुरुआत की थी, और पहली बार सुशील कुमार मोदी द्वारा यह पेश हुआ था। और वो चीजें इस वीडियो में आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। क्लियर है? वीडियो जब ये वाला समाप्त हो जाए तो फट से जाइएगा, इसको कंप्लीट कर ही लीजिएगा, और इसका पीडीएफ फाइल आपको फ्री में मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। जो फ्री वीडियोज वाला सेक्शन है, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के होम स्क्रीन पर एक फ्री वीडियो करके सेक्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहां पर इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और साइड में पीडीएफ का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहां पर इसका पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगा, कुछ भी पे नहीं करना है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। अभी आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर एक और प्रश्न है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार डैश की देखरेख में तैयार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया या फिर पेश किया गया। ध्यान रखिए, अभी वर्तमान में भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है वो वी अनंत नागेश्वरन है। और यही तो एक सवाल हमें आपसे पूछना था, और इस रूप में आपके बीच हमने रखा है। ठीक है, वी अनंत नागेश्वरन, विकल्प नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे। देखिए, खेलो इंडिया पहल के तहत आयोजित KIWG यानी कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये पूरा नाम होता है इसका। तो 2026 के इस संस्करण में कौन सा खेल पहली बार शामिल किया गया? एक तो ये ध्यान रखिए 2026 के जो इस संस्करण की हम बात कर रहे हैं, ये इसका छठा संस्करण है। इसमें फिगर स्केटिंग को
पहली बार शामिल किया गया। अब ये आयोजन जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर हुआ है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ, छठा संस्करण है, वो यहाँ पर लिखा भी गया है। इसका पहला जो चरण है वो लेह लद्दाख में हुआ है, और पहले चरण में आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसे खेल शामिल थे, लेकिन पहली बार आइस, यहाँ पर आइस नहीं होगा, एक चीज ये ध्यान रखिए, यहाँ पर फिगर होगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहां पर फिगर होगा। फिगर स्केटिंग कार्यक्रम को पहली बार इसमें शामिल किया गया है, और यही तो एक प्रश्न था, यही हमने आपसे पूछा था ना, फिगर स्केटिंग, तो ये चीज को यहां पर सुधार कर लीजिएगा, फिगर स्केटिंग कार्यक्रम में पहली बार शामिल हुआ। ओवरऑल विजेता कौन रहा पदक तालिका में? हरियाणा। और वहीं पर पुरुष आइस हॉकी टीम का जो विजेता, ये भारतीय सेना। पुरुष हॉकी आइस हॉकी में जो सिल्वर मिला वो चंडीगढ़ को मिला। महिला शॉर्ट ट्रैक रिले में गोल्ड लद्दाख को मिला, और इसी प्रकार से कई पुरस्कार को लेकर यहाँ पर जानकारी है, ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। लेकिन किसी भी संस्करण में, किसी भी प्रतियोगिता को लेकर दोस्तों एक चीज आप लोग जानते हैं, उसका शुभांकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस संस्करण का खेलो इंडिया शीतकालीन यानी कि विंटर गेम्स का जो शुभंकर है वो आप यहां पर देख रहे हैं, सीन ए सी या फिर शान, जो एक हिम तेंदुआ शान है, वो यहां पर इसका शुभंकर है। इसको नोट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, और सभी जो चीजें आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मणिपुरी फिल्म बुंग को 97 यानी कि 97th बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2026 में किस श्रेणी में नामांकित किया गया है, जिसके निदेशक लक्ष्मी प्रिया देवी हैं? तो इस मणिपुरी फिल्म बुंग को जो श्रेणी में यहां पर नॉमिनेट किया गया है, बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म, विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 12वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में बेसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है, स्टेट माइक्रोब घोषित किया है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, अभी केरल गवर्नमेंट ने इसको घोषित किया है, तो विकल्प नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का ऐसे तो ये सेशन समाप्त होता है, लेकिन आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आज के क्लास का प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जाइए लिखिए। और तमाम जो कोर्स है बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर, चाहे आप बीपीएससी एडीओ के प्रिपरेशन में लगे हैं, 72वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, या फिर बीपीएससी मुख्य परीक्षा की प्रिपरेशन में लगे हैं, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल करंट अफेयर्स का ये बैच है, अगर केवल करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं तो विजेता बैच आपके लिए सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, इससे बेहतर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इसको ले लीजिए, इस कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, और इसमें आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आपका जो पिछला छूटा हुआ कंटेंट है आज तक का, वो आपको फ्री में मिलेगा। आज से ही आपके साल भर का प्लान शुरू होगा, अगले 1 साल तक, 2027 फरवरी महीने तक, आज के दिन तक ये वैलिड रहेगा। दोस्तों हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपनी राय, अपनी फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।